Hello, students. Today we will start a new chapter of accountancy, that is financial statements of non for profit organization. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये अकेला चैप्टर 10 मार्क्स का एग्ज़ाम में आता है और काफ़ी इजी भी है। ओके, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस मतलब इट मीन्स ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो इस्टेब्लिश हुई है टू सर्व सम पर्पस, नॉट टू अर्न प्रॉफिट, जिसका प्रॉफिट अर्निंग मेन एम नहीं होता, फर्स्ट एम नहीं होता। तो इनका पहला एम क्या होता है? इनका पहला एम होता है या तो पब्लिक को सर्विसेज देना या फिर इस ऑर्गेनाइजेशंस के जो मेंबर हैं उन्हें सर्विसेज देना। सच काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूड्स क्लब्स, hospitals, libraries, schools, religious institution, charitable institute, literacy societies and so on. अब इनका मेन एम क्या होता है? या तो सर्विस देना या फिर पब्लिक को बेनिफिट पहुंचाना, उनका वेलफेयर करना। बट ये ऑर्गेनाइजेशन भी अपने अकाउंट्स को मेंटेन करती है। इवन इनके लिए कंपलसरी होता है अकाउंट्स को मेंटेन करना, क्योंकि गवर्नमेंट का भी प्रेशर रहता है। क्योंकि ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, इसलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाती। इनके अपने ही अकाउंट होते हैं जो सिमिलर होते हैं। जैसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 11th क्लास में ही बनाया था, बैलेंस शीट बनाई थी, क्वाइट सिमिलर होते हैं उससे, बस थोड़ा बहुत नेम और टर्म्स का फ़र्क होता है। और इस चैप्टर को करने का यही पर्पज़ है, इनकी अकाउंटिंग को समझना। टू बेटर अंडरस्टैंड अबाउट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, लेट्स रीड सम कैरेक्टरिस्टिक. First is main aim is service. Such organizations are set up to provide service to a specific group or the public at large, such as education, healthcare, sports, entertainment, and the main aim of these organizations is to provide service either free of cost or at nominal rates and not to earn profit. इन ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम सर्विस प्रोवाइड करना होता है। या तो ये अपने मेंबर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बहुत ही मामूली सा रेट लेते हैं, और इन ऑर्गेनाइजेशन का एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। सेकंड इज फॉर्म. दीज ऑर्गेनाइजेशन आर सेटअप एज चैरिटेबल ट्रस्ट और सोसाइटीज़ एंड सब्सक्राइबर टू दीज ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड मेंबर्स. जो इन सोसाइटीज़ या इन चैरिटेबल ट्रस्ट के में सब्सक्रिप्शन लेते हैं उन्हीं लोगों को क्या कहते हैं? मेंबर्स. थर्ड इज सेपरेट एंटिटी. एनपीओ और उसके जो मेंबर्स हैं ये दोनों अलग अलग है। जैसे कंपनी और उसके मेंबर्स अलग अलग, शेयर होल्डर्स अलग अलग कंसीडर किए जाते हैं, वैसे ही एनपीओ और उसके मेंबर्स को अलग अलग कंसीडर किया जाता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर कोई नया मेंबर आ रहा है, किसी मेंबर की डेथ हो रही है, कोई मेंबर इंसॉल्वेंट हो रहा है. फोर्थ इज़ मैनेज्ड बाय इलेक्टेड मेंबर्स. जो सारे मेंबर्स होते हैं उनमें से कुछ मेंबर्स को इलेक्ट कर लिया जाता है और उन्हीं को काम दिया जाता है सारे जो भी वर्क कर रहे हैं, जो भी सर्विस दे रहे हैं, उनको संभालने का काम. मेजर सोर्सेज ऑफ इनकम. इनके लिए सबसे बड़े सोर्सेज ऑफ इनकम क्या होते हैं? जो मेंबर से सब्सक्रिप्शन मिलता है एवरी मंथ, एवरी ईयर, जो भी सब्सक्रिप्शन आता है मेंबर से, वो एक इनका रेगुलर इनकम का सोर्स होता है. डोनेशंस, क्योंकि ये ट्रस्टेबल सोसाइटीज़ होती है, चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं, सोसाइटीज़ होती है, तो इन्हें डोनेशन भी मिलता है. फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट इन एड. गवर्नमेंट से भी हेल्प मिलती है. इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट. जो कुछ इनके पास मनी होता है ना, जो ये इन सब चीज़ों से पैसा आता है, कई बार इन्हें इन्वेस्ट कर देते हैं और उससे जो इनकम होती है वो भी सोर्स ऑफ इनकम होती है. दीज आर दी मेजर सोर्सेज ऑफ इनकम. छोटे मोटे सोर्सेज और भी हैं. सरप्लस आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स मेंबर्स. एक इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है कि जो इसमें सरप्लस है वो मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है. जितना भी एक्स्ट्रा पैसा आता है वो कैपिटल में ही जोड़ के बिजनेस में ही लगाया जाता है. अकाउंट्स. इन ऑर्गेनाइजेशन को भी अकाउंट बनाना ज़रूरी होता है. इनके अपने अकाउंट्स के नेम हैं. इनको लीगल रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है तो भी इन्हें अकाउंट बनाना कंपलसरी होता है. फॉर्म्स ऑफ अकाउंट. कौन कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ये सिमिलर टू P&L अकाउंट है. और बैलेंस शीट. बैलेंस शीट तो बिल्कुल सिमिलर वैसे ही बनती है. तो एनपीओ और प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है? प्राइमरी मोटिव. Primary motive of non-for-profit organization is to provide service, whereas profit earning organization का मोटिव होता है प्रॉफिट को अर्न करना. कैपिटल वर्सेस कैपिटल फंड.
नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस में कैपिटल फंड टर्म का यूज़ करते हैं. दे डू नॉट यूज़ द टर्म कैपिटल बट कैपिटल फंड. और जो ये प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस है ये कैपिटल अकाउंट वर्ड का यूज़ करते हैं. फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब जो एट द एंड ऑफ ईयर बनती है वो क्या होती है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट. ये बनाते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो एक प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होती है वो क्या बनाते हैं? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट. ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट तो कर चुके हैं हम 11th क्लास में, वही है. मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट वो बिजनेस बनाते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग का काम भी करते हैं. सरप्लस वर्सेस प्रॉफिट. अच्छा, 11th क्लास में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर किया था तो याद होगा कि जितना भी डिफरेंस आता था एक्सपेंसेस और इनकम के बीच में उसे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कहा जाता है. बट नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में वी विल यूज़ द टर्म सरप्लस इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट. प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट टर्म का यूज़ करती है और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सरप्लस वर्ड का यूज़ करती है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, सरप्लस हो या डेफिसिट. डेफिसिट मीन्स लॉस, कमी. is not distributed among its members, it is adjusted in capital fund. और profit organization में profit और loss is distributed among the owners of business. तो अब तक आपको समझ आ ही गया है कि 3 अकाउंट्स बनेंगे, 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में. वो है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट. और आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में. तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता क्या है? ये एट द एंड ऑफ ईयर बनता है, पहली बात. दूसरी बात ये कि कैश बुक की समरी होती है. कैश बुक की समरी मतलब कैश बुक में जितनी भी एंट्री हुई है उनकी हर एक आइटम की टोटल अमाउंट निकालना और उसे एक अलग जगह रखना. वो कहाँ रखी जाती है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में. व्हेन आई से एट द एंड ऑफ ईयर देन आई मीन टू से कि जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, इट मे बी आफ्टर 6 मंथ और आफ्टर 9 मंथ. कैश बुक तो डेट वाइज बनती है, लाइक जब ट्रांजेक्शन होती है हम तब नोट करते हैं. कितनी बार ही हम परचेज़ करते हैं, कितनी बार ही सेल करते हैं, कितनी बार ही उसमें सैलरी पे करते हैं. बट जब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं ना तो एक टोटल पीरियड का, यानी कि लेट्स से कि हम 1 साल के बाद अकाउंट बनाते हैं तो 1 साल में टोटल कितनी परचेज़ की वो रिकॉर्ड की जाती है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में. इसीलिए कहा जाता है कि ये कैश बुक की समरी है, क्योंकि हर एक नेम जो कैश बुक में आ गया है उसका टोटल अमाउंट लिखा जाएगा. कैश बुक डेट वाइज डे टू डे बनती है, बट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एट द एंड ऑफ ईयर, और यू कैन से कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है तब बनता है. नाउ लेट्स रीड सम फीचर्स ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. Nature of account. As you know, there are 2 types of account, personal and impersonal. And impersonal further 2 categories में divide होते हैं, real and nominal. तो नेचर ऑफ अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किस टाइप का अकाउंट है? ये एक रियल नेचर का अकाउंट है. यहाँ पर रूल फॉलो होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. जब जब पैसा आ रहा है, रिसीव हो रहा है, उसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे. जब जब पैसा जा रहा है या पेमेंट हो रही है उसे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे. It starts with the opening balance of cash in hand and at bank. जब भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में एंट्री की जाती है तो फर्स्ट एंट्री होती है जो आपका लास्ट ईयर का बैलेंस होगा कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का. हाँ, अगर इसी साल नॉन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इन दैट केस कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा. बट अदरवाइज ओपनिंग बैलेंस जो पिछले साल बचा होता है कैश इन हैंड और बैंक में बैलेंस, उसी से ही रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को स्टार्ट किया जाता है. एंड एज यू नो कि जो कैश इन हैंड का बैलेंस है या तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा या फिर उसका बैलेंस नील होगा. बट कैश एट बैंक में फेवरेबल और अनफेवरेबल दोनों बैलेंसेस होने के चांसेस है, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी देते हैं ना. तो इट डिपेंड्स कि अगर वो फेवरेबल बैलेंस है तो उसे डेबिट साइड शो करेंगे, बट अगर अनफेवरेबल बैलेंस है तो उसे क्रेडिट साइड शो करेंगे. नेक्स्ट इज नेचर ऑफ आइटम्स रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड क्या क्या आएगा? जिस भी तरीके से पैसा आ रहा है, चाहे वो सेल करके आ रहा है या फिर कोई एसेट बेचने से आ रहा है, तो इट मीन्स कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे वो कैपिटल नेचर की ट्रांजेक्शन हो या फिर वो रिवेन्यू नेचर की ट्रांजेक्शन हो. एज यू नो कि एसेट्स जो है वो कैपिटल नेचर होता है
और जो डेली के रिवेन्यूज़ होते हैं लाइक सेल से आना, कमीशन मिलना, डिस्काउंट मिलना, ये सब रिवेन्यू नेचर होते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट में कैपिटल एज वेल एज रिवेन्यू बोथ नेचर की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। नेचर ऑफ आइटम्स रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड पर कौन से आइटम्स दिखाई जाएंगी? अगेन कैपिटल और रिवेन्यू दोनों नेचर की दिखाई जा सकते हैं, दोनों नेचर की पेमेंट्स जिस भी थ्रू मनी जा रहा है वो सब शो किया जाएगा क्रेडिट साइड। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट शोज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। जिस तरीके से ओपनिंग बैलेंस होता है वैसे ही क्लोजिंग बैलेंस भी आएगा। अब ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड दिखाते हैं तो यूजुअली कैश इन हैंड का बैलेंस तो क्रेडिट साइड ही आता है, बट अगेन जो कैश एट बैंक है अगर उसका अनफेवरेबल बैलेंस है तो वो डेबिट साइड भी शो किया जा सकता है। 6 इज नॉन कैश आइटम्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। ये कैश बुक की समरी होती है ना, तो इसलिए ओनली कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को इसमें शो किया जाता है, नॉन कैश ट्रांजेक्शन को इसमें शो नहीं किया जाता। व्हाट इज़ द पर्पज़ टू मेंटेन दिस अकाउंट? अगर इसे इन शॉर्ट कहूँ तो एक तरह से ट्रायल बैलेंस का काम भी कर देता है, यानी कि इसकी हेल्प से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है जिससे ये पता चल जाता है कि कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हो। डोंट वरी, अब आगे जब चैप्टर्स करेंगे तो इसके बारे में और डिटेल में समझ आ जाएगा जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। अब तक के लिए इतना बहुत है। एंड यू हैव टू रीड द डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड कैश बुक ऑन योर ओन। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टैक्ट मी। इलिस्ट्रेशन 1 में रोटरी क्लब न्यू दिल्ली की कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन वी आर गोइंग टू प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। बिकॉज एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनाया जाता है, ये एट अ पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बनाया जाता, इसलिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के नीचे लिखा जाता है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। एंड इसकी दो साइड रहेंगी, डेबिट साइड जिसे रिसिप्ट नेम देंगे एंड अदर वन इज़ क्रेडिट साइड जिसे पेमेंट नेम देंगे। तो इसके फॉर्मेट से ही क्लियर है कि जितनी भी तरीक़ों से, जिन भी मीडियम से मनी आ रहा है, रिसीव होगा, वो डेबिट साइड नोट करेंगे और जिन मीडियम से मनी जा रहा है वो क्रेडिट साइड नोट करेंगे। सबसे पहले दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि हम अकाउंट बना रहे 31 मार्च 2019 को, तो कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक गिवन है अप्रैल 1 2018, दैट इज़ ओपनिंग बैलेंस। स्टार्ट करते हैं ओपनिंग बैलेंस से। कुछ नहीं कहा कि फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, तो उसे क्या कंसीडर किया जाएगा? फेवरेबल। बैलेंस BD, ओपनिंग के लिए वी विल यूज़ द टर्म BD, कैश एंड बैंक। कैश है 7500 एंड बैंक है 48,000, राइट। तो टोटल अमाउंट कितनी हो गई? 55,500। नेक्स्ट इज सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड फॉर द ईयर एंडिंग। अब एक बात जो ध्यान रखनी है वो ये, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कब रिसीव, किस ईयर का रिसीव हो रहा है, यानी कि ये पिछले साल का है, इस साल का है या फ्यूचर का है, डजेंट मैटर। व्हाट मैटर इज़ कि पेमेंट हो रही है या रिसीव हो रही है, ठीक है। तो ये टाइम को भी नहीं देखता और ना ही ये देखता कि कैपिटल नेचर है या रिवेन्यू नेचर है। यहाँ पर हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है 3 इयर्स का, बिकॉज सब्सक्रिप्शन रिसीव हो रहा है तो ये रिसिप्ट साइड रिकॉर्ड करेंगे। टू सब्सक्रिप्शन फॉर ईयर 2018, कंप्लीट डेट मेंशन कर सकते हो 2019 एंड 2020। अमाउंट्स आर 15,000, 2,20,000 and 6,000. So the total amount will be 2,41,000. Next is donation receive. Again receive हो रहा है to donation. Amount कितना है? 25,000 rupees. Right? Next is donation received for pavilion 2 lakh. To donation received for pavilion
2 lakh. Next is 8% investment purchase on 1st July 2018. इन्वेस्टमेंट खरीदी है तो एक्सपेंस हुआ, चाहे कैपिटल नेचर का था, बस जो कैपिटल नेचर का होता है उसे एक्सपेंडिचर कह दिया जाता है. बट द थिंग इज़ कि कैश जा रहा है, इसलिए इसे पेमेंट साइड रिकॉर्ड करेंगे. बाय 8% investment purchased, it amounted to 2 lakh. Next is purchase of refreshment 12,000 rupees. अगेन पैसा जाएगा परचेज करने से. बाय परचेज ऑफ refreshment 2,000 rupees. Sorry, 12,000 rupees. Rent paid 6,000. Entrance fee received 18,000. जो मिलेगा, जितने भी सोर्सेज मिलने के हैं वो सब राइट करेंगे डेबिट साइड. ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी. ऑनरेरियम का मतलब होता है जब हम किसी पर्सन से कुछ स्पेशल वर्क लेते हैं तो उसे जो बदले में दिया जाता है दैट इज़ ऑनरेरियम. इसे सैलरी इसलिए नहीं कहते क्योंकि ये कंटिन्यूस बेसिस पर नहीं होता है. इट अमाउंटेड टू 10,000. ये भी पेमेंट है. बाय ऑनरेरियम to secretary amounted to 10,000. After that interest on 8% investment. जो इन्वेस्टमेंट की थी उस पर इंटरेस्ट मिला 9,000 रुपीज़. रिसीव टू इंटरेस्ट ऑन 8% इन्वेस्टमेंट 9,000. फर्नीचर परचेज्ड 20,000. पैसा जा रहा है, so that is why payment side. Furniture purchased 20,000 rupees. Sale of old furniture cost 6,000 और 4,000 की सेल की. अल्टीमेटली मनी कितना रिसीव हो रहा है 4,000. सो दिस इज़ व्हाट वी विल रिकॉर्ड और ब्रैकेट में लिखेंगे cost 6,000. ठीक है. टू सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, फिर ब्रैकेट में कॉस्ट रुपी 6,000. कितने का सेल किया 4,000. स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज्ड 80,000. बाय स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज्ड 8,000. एंड इसके बाद क्या है, सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट. रिफ्रेशमेंट को सेल करने से मनी आएगा टू सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट अमाउंटिंग टू 30,000 रुपीज़. एंड स्पोर्ट्स मटेरियल जो परचेज किया वो भी 80,000 का था. सैलरी एंड वेजेस इट अमाउंटेड टू 74,000. पैसा जाएगा बाय salary and wages amounting to 74,000 rupees. Next is sports expenses including unpaid expenses रुपये 5,000. स्पोर्ट्स के एक्सपेंसेस टोटल 25 है, जिसमें 5,000 ऐसे भी है जिसमें अनपेड है. क्योंकि हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं जिसमें अनपेड एक्सपेंसेस को शो नहीं किया जाएगा क्योंकि ये कैश ट्रांजैक्शन नहीं हुई ना, ये तो आउटस्टैंडिंग ट्रांजैक्शन हुई. इसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं दिखाया जाएगा. तो जो स्पोर्ट्स के एक्सपेंसेस हुए टोटल 25 थे, इसमें से 5,000 माइनस होंगे, 20,000 शो जो एक्चुअल में कैश गया है. कैश इन हैंड एज ऑन March 31, 2019. ये जो कैश गिवन है क्लोजिंग है. और साथ में डेप्रीशिएट फर्नीचर 10% पर एनम. अब एक और इम्पॉर्टेंट बात जो ध्यान में रखनी, जो डेप्रीशिएट करते हैं ना फर्नीचर से, इससे कभी भी कैश फ्लो नहीं होता. कभी भी फर्म का, बिजनेस का, कंपनी का पैसा जाता नहीं है.
इसीलिए इसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में शो नहीं करेंगे। फाइनली अब लिखेंगे बाय बैलेंस CD, जिसमें कैश का बैलेंस तो 6200 गिवन है, बट बैंक का बैलेंस क्या है, मिसिंग है। और इसको फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बैलेंसिंग फिगर निकालनी पड़ेगी। इसके लिए रिसिप्ट साइड का टोटल होगा, पेमेंट साइड का टोटल होगा, और जो डिफरेंस है वो यहाँ आएगा। हाँ, अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा हो जाता है और डेबिट का कम, तो बैंक का बैलेंस इधर शो करना पड़ेगा टू बैलेंस बोथ ऑफ दीज साइड्स. So that's it for today. Hope you understand today's lecture. As a homework, you have to complete first practical question. Thank you.